हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया एक्ट जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ये एक्ट स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर चिल्ड्रंस। जो बच्चे कोई ऑफेंस करते हैं तब उनके लिए क्या अपराध होगा और कैसे उसको पनिश किया जाता है या नहीं किया जाता है, और वेलफेयर होम्स क्या होती हैं, और ये जो चाइल्ड होते हैं जो ऐसा ऑफेंस कर भी देते हैं गलती से, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट होती है और कैसे उनको रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को डील करता है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। सबसे पहली बात, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसको कवर किया जा रहा है। तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है वो डिफाइन कर रहा है अ चाइल्ड एज अ पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ऐसे चाइल्ड जो कि 18 साल से कम है, मतलब ऐसा पर्सन जो भी 18 साल से कम है उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा, और इन्हीं चाइल्ड से डील करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब देखते हैं हम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें कैटेगरीज जो हैं, जो चिल्ड्रंस को है दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इसमें बता दिया गया है, पहला चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या फिर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ये एक पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो भी चिल्ड्रन है इनको दो पार्ट में बांटा गया, ऐसे चिल्ड्रन जो कि कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं और ऐसे चिल्ड्रन जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बताया गया है जो चाइल्ड का मतलब होता है जो भी पर्सन 18 साल से कम है वो चाइल्ड है। अब चाइल्ड को दो कैटेगरी में तो बांट दिया, अब इन दो कैटेगरी में बांटा गया तो इनका मतलब क्या होता है। पहले हम देखते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो है वो डील किया जाता है बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को डील करेंगे। और जब बात आएगी चाइल्ड की केयर और प्रोटेक्शन की, तो वो कौन डील करेगा, उसको डील करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बताया गया। अभी हम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की पूरी डेफिनेशन भी समझेंगे कि ये होता क्या है, और चाइल्ड इन नियर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी समझेंगे, लेकिन इनको समझने के पहले जो बेसिक इनके डिफरेंसेस हैं वो भी हमको जान लेना ज़रूरी होता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हो रहा है चाइल्ड का, तब उसको डील किया जा रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अब मैं आगे कहीं पे भी सिर्फ बोर्ड वर्ड यूज़ करूं तो आप समझ जाना कि मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात कर रहा हूं। और जब मैं बात करूंगा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो मैं अगर कमेटी बोलूं तो समझ जाना कि मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात कर रहा हूं। इसको हम आगे में बहुत डिटेल में भी समझेंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है उसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति 18 साल से कम है और कैसे ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति 18 साल से कम है। यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा। अ पर्सन अबव 18 ईयर्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड एंड अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स मस्ट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट। तो चाइल्ड के 18 साल के होने का पता कैसे लगाया जाएगा, हाउ टू डिटरमाइन द एज ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे पहला बात बताया गया है, इट इज़ क्लियर दैट अ पर्सन बिलो 18 ईयर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कैन प्रोसीड विद द डीलिंग ऑफ द पर्सन एज अ चाइल्ड विदाउट वेटिंग फॉर द फर्दर एज ऑफ प्रूफ। मतलब उसके सिर्फ अपीयरेंस से दिख रहा है कि वो बच्चा 18 साल से कम है, तो वहाँ पे जो बोर्ड होगी या वो कमेटी होगी वो उस व्यक्ति को एज अ चाइल्ड डील कर सकती है। अब ये एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ ऑन स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल के सर्टिफिकेट में जैसे 10th का सर्टिफिकेट होता है, 12th का मार्कशीट्स होती हैं, इनमें और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन वही 10th का सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट मतलब उसके जो इक्विवेलेंट होते हैं वो, फ्रॉम द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन बोर्ड आर प्रिफर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एज ऑफ अ चाइल्ड। ये जो 10th की मार्कशीट है ये आपके एज अ प्रूफ ऑफ चाइल्ड
जो बच्चे की जो एज होती है, एज का ये प्रूफ माना जाता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो इससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोर्ड को अगर डाउट है कि ये बच्चा चाइल्ड है या नहीं है, तब बोर्ड या फिर कमेटी क्या करेंगी। यहाँ पे बोर्ड और कमेटी को अगर डाउट आता है तो पहला, रिफ़र टू द डेट ऑफ बर्थ ऑन स्कूल सर्टिफिकेट। पहला तो स्कूल सर्टिफिकेट में चेक करेंगी। दूसरा, अगर कोई स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के एब्सेंस, मतलब स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तब उसके बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी या पंचायत के द्वारा दिया गया हो, किसके ऊपर जाएंगे, ऐसे कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी, नगर पालिका होता है, और पंचायत के द्वारा जो ग्रांट किया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, उससे हम उसके एज का कैलकुलेशन करेंगे अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब। अब अगर स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है और साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे। इफ़ नन ऑफ द अबव इज़ अवेलेबल, तब जो एज होगी उसको डिटरमाइन किया जाएगा बाय ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप याद रखिएगा। जब भी बोन का एज का कैलकुलेशन करना होता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, या फिर अदर लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ बोर्ड या फिर कमिटी के, बोर्ड या फिर कमिटी के ऑर्डर पे ये ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाएगा। अब ऑसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है। ऑसिफिकेशन टेस्ट में बताया गया है कि पर्सन एज कैन बी एस्टिमेटेड टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल तक की एज के लिए ये बोन का एक एनालिसिस किया जाता है, इसको बोला जाता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट में एक्सरे एनालिसिस होता है, एक्सरे निकाले जाते हैं बोन्स के। कहाँ कहाँ के बोन्स, तो बता दिए, पेल्विक, शोल्डर, एल्बो, नी, एंकल, थाई या फिर रिस्ट, इनके बोन्स के एक्सरे निकाले जाते हैं। और डेंटल एक्सरेज, मतलब पेल्विक, शोल्डर, एल्बो, ये सब जगह के जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स से बोन का स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है। द ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड। अब जब भी ये टेस्ट कंडक्ट होंगे तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर रखा जाएगा कि ये एकदम पर्टिकुलर एक एज दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति उसी उतनी उम्र का हो। उसकी एज में मार्जिन ऑफ एरर रखा जाएगा, ये टेस्ट हो रहा है तब भी, और वो मार्जिन ऑफ एरर होगा अप टू 2 ईयर्स। मतलब इफ़ द ऑसिफिकेशन टेस्ट डिक्लेयर्स द पर्सन टू बी एन 18 ईयर्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति को ऑसिफिकेशन टेस्ट 18 साल का डिक्लेयर कर रहा है, तब जो पर्सन है में ऑल्सो भी है 17 ईयर का भी हो सकता है या 19 ईयर्स का भी हो सकता है। तो ये जो है ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताया गया कि एक मार्जिन ऑफ एरर भी आपको रखना होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें बताया गया है, जनरल प्रिंसिपल में ये बताया गया है, जब भी इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड, कमिटी या सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट बच्चों के साथ डील करेगी, मतलब डीलिंग विद द चिल्ड्रन, जब भी बच्चों के साथ डील करेगी कोई भी अथॉरिटी, तब उनको एक चीज़, ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। पहला प्रिंसिपल ये है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इनोसेंट हैं। ऑल चिल्ड्रन शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट ऑफ एनी क्रिमिनल इंटेंट, मतलब बच्चे बेगुनाह हैं, ये प्रिज्यूम करके चलना होगा उन अथॉरिटीज़ को। डिग्निटी एंड वर्थ, ऑल पर्सन शैल हैव ट्रीटेड विथ इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, मतलब प्रॉपरली उनको इक्वल डिग्निटी देना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं करना है, सबको प्रॉपर डिग्निटी से और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उनको ट्रीट करना है। इसके बाद बता दिया गया है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में बता दिया गया, ऑल चिल्ड्रन शैल हैव अ राइट टू बी हर्ड एंड टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसेसेस एंड डिसीजंस अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, मतलब हर एक चिल्ड्रन का ये राइट होगा कि उनको सुना जाए और उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए हर एक प्रोसेस और डिसीजन में जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा हो। मतलब अगर कोई ऐसा डिसीजन जो उनको अफेक्ट कर सकता है तो उसमें उनको सुनना ज़रूरी है। तो ये था उनका पार्टिसिपेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो चाइल्ड के बेनिफिट के लिए देना होगा, मतलब चाइल्ड के लिए वो बेस्ट इंटरेस्ट हो सकता है, उससे बेस्ट कुछ और ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो वो बेस्ट से बेस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है चाइल्ड को, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बच्चों को
इक्वली ट्रीट करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी अदर ग्राउंड। किसी भी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और इक्वली ट्रीट करना है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है और ये अथॉरिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाना है। अब हमने पहले ही देखा था कि जो चाइल्ड होते हैं जेजे एक्ट में, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड्स को 2 पार्ट में बांटा गया। तो 2 पार्ट कौन कौन से थे? तो पहला था चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होता क्या है वो हम समझते हैं। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को समझने के लिए आप इस इमेज से बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर आप समझ सकते होंगे कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ किसको बोला जाता होगा। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ आइदर एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब या तो उसने कोई ऑफेंस किया है या फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, या तो उसको ऑफेंस करते हुए देखा गया है। अगर ऐसा होता है तब वो व्यक्ति चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहलाएगा। और चाइल्ड जो ऑफेंस कर रहा है वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस टुक प्लेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जिस दिन ऑफेंस किया गया है वो ऑफेंस की डेट पे चाइल्ड 18 साल का होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल जो कि इसमें दिया हुआ है। एक संपत जो है वो 14 साल का एक बॉय है, उसको रंगे हाथ पकड़ा जाता है बस स्टॉप में फॉर पिक पॉकेटिंग, मतलब पर्स चुराते हुए या पॉकेट मारते हुए उसको पकड़ा जाता है दिल्ली में। अब जो क्राउड है वो गैदर होती है अराउंड हिम एंड टेक हिम टू पुलिस स्टेशन, और उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। सिंस संपत इज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑन द डे दैट ही कमिटेड द ऑफेंस, तो उसको डील किया जाएगा जेजे एक्ट के अंतर्गत। मतलब जिस दिन उसने वो ऑफेंस किया था उस दिन वो 14 साल का था, इसीलिए उसको इस एक्ट के अंतर्गत डील किया जाएगा। अब ये जो पॉइंट था कि जिस दिन ऑफेंस हुआ है वो 18 साल से कम होना चाहिए, तो अब इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है ये। अशोक इज अ 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट। अशोक एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है। जब वो 16 साल का था, he and his friend Asif got into a fight in a scheduled park. In a fight rage, Ashok hit his friend with a hockey stick. He then ran away, leaving Asif lying on the ground with severe head injuries. यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन अशोक अभी 20 साल का है, लेकिन जब वो 16 साल का था तब उसकी आसिफ के साथ एक फ़ाइट हुई थी, और उस फाइट में वो आसिफ को हॉकी स्टिक से मार के वहाँ से भाग गया था और आसिफ ग्राउंड पे पड़ा हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज भी आई थी। लेकिन आसिफ को 4 साल लग गए रिकवर होने में, ये बताने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए कि अशोक ने ही उसको मारा था। मतलब उस ट्रॉमा से निकलने में और रिकवर होने में टोटल 4 साल लगे। 16 साल में उसने ऑफेंस किया था, लेकिन जब अशोक को पहचाना गया एज हिज अटैकर तब अशोक कितने का हो गया था? 20 साल का हो गया था। क्या तो अब 20 साल के व्यक्ति को आप जेजे एक्ट के अंतर्गत पनिश करेंगे? तो इसमें यही बोला गया है कि पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तब भले वो 20 साल का था, लेकिन अशोक इज नाउ एन एडल्ट बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड व्हेन द इंसिडेंट ऑकर्ड। मतलब जब वो ऑफेंस किया तब तो वो 16 साल का था ना, तब तो वो एक बच्चा था, तो उसको ट्राई किया जाएगा जेजे एक्ट के अंतर्गत। तो यही बताया गया है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ है वो उस दिन को आप कैलकुलेट करेंगे और उस दिन को वो बच्चा 18 साल से कम का होना चाहिए। तो ये है जेजे एक्ट का, और यही बताया गया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ में। अब जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, उसको डील कैसे किया जाएगा? तो उसको डील किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो सोशल वर्कर होते हैं और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहली बात तो ये डील करता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से। ऐसे व्यक्ति, ऐसे चाइल्ड जो कि 18 साल से कम हैं और उन्होंने कोई अपराध किया है या तो उनको करते हुए देखा गया है, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा डील किया जाएगा।
अब इस बोर्ड में 3 मेंबर हैं जिसमें 2 सोशल वर्कर हैं, और 2 सोशल वर्कर में भी एक सोशल वर्कर का एटलीस्ट वुमेन होना ज़रूरी है। तो ये इमेज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इमेज है जिसमें बताया जा रहा है कि ये बोर्ड में 2 सोशल वर्कर्स हैं जिसमें एक जो है वो वुमेन है और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये 3 जन मिल के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होती है वो उसमें 2 सोशल वर्कर और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। अब इसके आगे हम जानते हैं कि क्या होता है। तो जब आगे चलते हैं, इसमें बताया गया है ब्रिंगिंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ बिफोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। कैसे किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि चाइल्ड caught by police on suspicion of committing a crime should be taken to the Special Juvenile Police Unit। ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर जगह इस वर्ड को यूज़ किया जाएगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU। ये यूनिट स्पेशली डिज़ाइन की गई है और बनाई गई है जुवेनाइल्स को कॉट करने के लिए, पकड़ने के लिए। जब भी कोई चाइल्ड को पकड़ा जाता है किसी पुलिस के द्वारा सस्पिशन पे कि इसने ऑफेंस किया है, तब उसको सौंप दिया जाएगा किसको? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को। अब जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वो उसको लेकर जाएगी ब्रिंग द चिल्ड्रन बिफोर द बोर्ड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके वो तुरंत किसके सामने लेकर जा रही है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें यही बताया गया है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो डील करेगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के साथ। अब जब भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील कर रहा होगा चाइल्ड के साथ तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की? तो पहला ड्यूटी उनका ये होगा कि जो एंटायर प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को लाया गया उनके सामने, तब वो ये डिटरमाइन करें कि उसको एक्चुअली चाइल्ड के जैसे ट्रायल किया जाना है या फिर वेदर अ चाइल्ड एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट। मतलब उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करके ट्राई करना है या एडल्ट ट्रीट करके ट्राई करना है। ये काम भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का होगा। एंश्योरिंग द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड्स पेरेंट्स और गार्जियन इन एवरी स्टेप और प्रोसेस। हर एक स्टेप और प्रोसेस में चाइल्ड के पेरेंट्स और गार्जियन का होना आवश्यक है। और ये भी बता दिया गया है कि जो चाइल्ड के राइट्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा एंटायर प्रोसेस के दौरान। और वहीं पे बता दिया गया है कि जो लीगल एड है, फ्री लीगल एड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी चाइल्ड को। और अगर चाइल्ड बोल नहीं पाता है या उसको कोई इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो ये भी प्रोवाइड करने का काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगी, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर को प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आ रही है चाइल्ड के। उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो नेसेसरी सपोर्ट होगा, मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को जब भी लेकर आया गया है तो सपोर्ट रिक्वायर्ड इन केसेस वेयर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज ऑल्सो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब उस चाइल्ड की केयर और प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करने का काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करेगी। मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना, ये भी काम कौन कर रहा है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसकी ड्यूटी होगी कि उसको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए चाइल्ड को। उसके बाद बता दिया गया है कि जो भी चाइल्ड उनके पास है उसको एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन विजिट देना होगा। मतलब महीने में, हर महीने में एक इंस्पेक्शन विजिट, कहाँ की? उसके घर की। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब उसको उसके घर जो रेसिडेंस है वहाँ पे हर महीने में एक इंस्पेक्शन विजिट देना होगा। उसके बाद बता दिया गया है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा जेल का, मीट फॉर एडल्ट्स टू चेक फॉर एनी चिल्ड्रन इन सच जेल वेयर चाइल्ड इज फाउंड द बोर्ड शुड ट्रांसफर सच चाइल्ड टू एन ऑब्जर्वेशन होम।
यहाँ पे बता दिया गया है कि जेल की रेगुलर इंस्पेक्शन करना होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, और अगर वहाँ पे कोई चाइल्ड पाया जाता है तो उसको तुरंत ही ट्रांसफ़र करना होगा ऑब्जर्वेशन होम में। और जब भी कोई ऑफेंस हुआ है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ने कोई ऑफेंस किया है, तो एक प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा वो सोशल इन्वेस्टिगेशन करेगा और सोशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करा जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। मतलब प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं वो देखेंगे कि चाइल्ड का बिहेवियर कैसा था सोसाइटी में, और वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस सोशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उनको 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होगी। अब आते हैं हम बेल पे। बेल इज़ अ रूल, ये वर्ड को आप याद रख लीजिए। ये एक सिंपल वर्ड है, चाहे जो भी ऑफेंस किया गया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के द्वारा, चाहे वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, उनको बेल देना ही होगा। अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ विल नॉट बी रिलीज ऑन बेल इफ सच रिलीज इज लाइकली टू। कब बेल नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए फॉलोइंग पॉइंट्स दे दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये बोल दिया गया है कि वो जो चाइल्ड है वो किसी नॉन क्रिमिनल के कांटेक्ट में आ सकता है अगर उसको बेल दे दिया गया तो, या वो चाइल्ड मॉरल या फिर फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डेंजर में आ जाएगा अगर उसको बेल दी गई। और तीसरा बता दिया गया है एंड ऑफ जस्टिस, अगर मतलब बेल देने से जस्टिस की एंड हो जाएगी, मतलब जस्टिस खत्म हो जाएगा, तब उसको बेल नहीं दिया जाएगा। ये 3 कारण होने की वजह से ही उसकी बेल नहीं दी जाएगी, अदरवाइज उसको बेल देना ही होगा, चाहे वेदर इट इज़ अ बेलेबल और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये इमेज से आपको कुछ समझ में आएगा कि नो चाइल्ड शुड बी केप्ट इन अ जेल और पुलिस लॉकअप। इसके बाद हम चलते हैं, अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शेल नेवर बी केप्ट इन अ पुलिस लॉकअप और अ जेल। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि कोई हैंड कफिंग, मतलब उनके हाथ को बांध कर हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी, बीट नहीं, मारना नहीं है, टॉर्चर नहीं करना है किसी भी चाइल्ड को। नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये काम नहीं करना है। चिल्ड्रन नॉट ग्रांटेड बेल आर सेंट टू ऑब्जर्वेशन होम और सम प्लेसेस ऑफ सेफ्टी। जिन चिल्ड्रंस को बेल ग्रांट नहीं की जाती है उनको ऑब्जर्वेशन होम या फिर कोई ऐसी प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देना है। उसके बाद ये बताया गया है एक एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस बेल के प्रोविजन को समझने के लिए। सरला जो है वो एक 14 साल की लड़की है, उसका बड़ा भाई रोहित एक ड्रग पेडलर है, मतलब ड्रग डीलर है, ड्रग से डील करता है। ये जो रोहित है वो क्या करता था कि जब भी सरला स्कूल जाती थी, तो क्योंकि सरला एक छोटी बच्ची है तो उस पर कोई शक ही नहीं करेगा, तो कन्विंस दैट नो वन विल सस्पेक्ट अ स्कूल गर्ल, उस लड़की पर कोई शक नहीं करेगा, तो वो क्या करता था कि सरला को उसके बैग में ड्रग को डाल के भेज देता था, जिससे उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब एक दिन क्या हुआ, सरला पकड़ा गई और उसको जब अरेस्ट किया गया तो उससे नारकोटिक ड्रग्स बरामद हुए। तब उसने पुलिस को बताया कि ये काम उसको उसके भाई ने जानबूझ के करवाया है। अब सरला जो थी वो क्या हो गई, जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के अंतर्गत आ गई। अब जब भी कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है तो उसको बेल देना एक अधिकार है, यहाँ पे उसको बेल देना बनता था और उसको बेल दिया जाना था। बट बोर्ड को ऐसा लगा कि अगर हम इस सरला को बेल पे छोड़ देते हैं तो वो डेंजर में आ जाएगी, किससे, कि उसको अटैक किया जा सकता है उसके ब्रदर के द्वारा या फिर अदर ड्रग डीलर के द्वारा। तब उसको सरला को यहाँ पे बेल पे रिहा नहीं किया जाएगा और उसको ऑब्जर्वेशन होम या फिर कोई अदर सेफ प्लेस में भी भेजा जा सकता है। तो ये था बेल का प्रोविज़न, और इस एग्जाम्पल से बहुत चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टाइम पीरियड ऑफ इंक्वायरी। मतलब जब भी कोई सवाल बोर्ड के सामने आएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कोई भी एलिगेशन या फिर कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ आता है, तब उनको इंक्वायर करना होगा, जो इंक्वायरी है उनको कंप्लीट करना होगा 4 महीने के अंदर अंदर, और 4 महीने से 2 महीने को और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब जो 4 महीने तो उनके पास मिले ही हैं, और अगर उसमें नहीं हो पाई है तो और 2 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 6 मंथ।
तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी बोर्ड को। अब इन केस ऑफ पैटी ऑफेंस, पैटी ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? पैटी ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो कि आईपीसी में, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर आईपीसी या फिर अदर लॉ में 3 साल से ज़्यादा की नहीं है, तब वो कहलाएंगे पैटी ऑफेंस। और जो पैटी ऑफेंस हैं, अगर उनकी इंक्वायरी 6 महीने के अंदर नहीं हुई तो मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। अब पैटी ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं? जैसे राइडिंग रैशली ऑन पब्लिक रोड, या फिर कॉजिंग डेंजर्स टू अदर, और सिंगिंग ऑब्सीन सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेस। तो या ये सब आते हैं पैटी ऑफेंसेस के अंदर। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 लड़के थे, एक का नाम अनूप, एक का नाम राहुल, दोनों 12 साल के बच्चे थे। कोई हिंदू फेस्टिवल था, उसमें वो बाहर खड़े होके, टेम्पल के बाहर खड़े होके एक ल्यूड सॉन्ग, मतलब एक गंदा गाना उन्होंने गाया, जिससे वर्शिपर्स को बहुत एनॉय हुआ या फिर बहुत गंदा लगा वैसा गाना सुन के। तो एक जो प्रिस्ट थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने कंप्लेन कर दी उस एनॉयंस के कारण, और पुलिस आके अनूप और राहुल को लेकर गई और बोर्ड के सामने पेश कर दिया, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, क्योंकि ये लोग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के अंतर्गत आ गए थे। अब बोर्ड ने इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई और 6 महीने तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पाई। तब बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि वो और उससे आगे कंटिन्यू कर सके, और इसीलिए यहाँ पे इनके मैटर को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि वो एक पैटी ऑफेंस था, और पैटी ऑफेंस में अगर 6 महीने तक इंक्वायरी नहीं होती है तो उनको लेट ऑफ कर दिया जाता है और मैटर को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये था एक एग्जाम्पल इस इंक्वायरी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं डिसीजंस कैन बी टेकन बाय द बोर्ड आफ्टर इंक्वायरी। अब हमने देखा कि बोर्ड ने इंक्वायरी किया, बोर्ड की मैक्सिमम इंक्वायरी हो गई 6 महीने तक की। अब इंक्वायरी के बाद ये निकल के आया कि या तो चाइल्ड गिल्टी होगा या तो नॉट गिल्टी होगा। तो अगर बोर्ड को ये लगता है कि चाइल्ड ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो उसको वहीं पे लेफ्ट आउट कर देगा, छोड़ देगा। अगर इंक्वायरी में निकल के आया कि उसने कमिट किया है वो ऑफेंस, तब क्या करेगा बोर्ड? तो यहाँ पे बोर्ड पहला जो ऑप्शन है बोर्ड के पास, वो चाइल्ड को घर भेज देगा, गिविंग एडवाइस और एडमोनिशन विथ काउंसलिंग टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स और गार्जियन। उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करवा के उसको घर भेज देंगे। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट करेंगे चाइल्ड को कि वो ग्रुप काउंसलिंग में हिस्सा ले, डायरेक्ट करेंगे चाइल्ड को कि वो कम्युनिटी सर्विस करे, डायरेक्ट करेंगे चाइल्ड को, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन को, चाइल्ड के गार्जियन और पेरेंट्स को फाइन करने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है। और अगर चाइल्ड इनकम कर रहा है तो चाइल्ड को भी फाइन के लिए पे करने के लिए बोला जा सकता है, कि क्योंकि अगर जो चाइल्ड है वो अर्निंग कर रहा है इनकम जो कि परमिसिबल है अंडर चाइल्ड लेबर लॉज के अंतर्गत, तब उसको पे करना होगा फाइन। और ये बताया गया है कि बोर्ड के पास एक और ऑप्शन है कि वो जो है वो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के प्रोबेशन पे उसको छोड़ सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम चाइल्ड विल बी प्लेस्ड अंडर द केयर ऑफ पेरेंट और गार्जियन और अदर पर्सन द बोर्ड कंसिडर्ड फिट टू शोल्डर सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब प्रोबेशन पे उसको छोड़ देंगे 3 साल का मैक्सिमम पीरियड। और उसके बाद बताया गया कि डायरेक्ट करेंगे चाइल्ड को कि वो स्पेशल होम में भी सेंड किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब अगर उनको लगता है बोर्ड को, तो वो चाइल्ड को स्पेशल होम भी भेज सकते हैं 3 साल तक के लिए। और इस स्पेशल होम में क्या होगा, तो उसमें रिफॉर्म किया जाएगा चाइल्ड के बाय गिविंग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी एंड साइकेट्रिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा चाइल्ड को। अब बोर्ड ये सब तो कर ही सकता है, और इसके साथ साथ इन एडिशन और क्या क्या कर सकता है बोर्ड? तो बोर्ड चाइल्ड को ये भी ऑर्डर दे सकता है कि अटेंड कर सकता है वो स्कूल को, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जा सकता है, थेराप्यूटिक सेंटर्स जा सकता है, और रोक सकता है किसी स्पेसिफाइड प्लेस में जाने से, और डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी भेज सकता है। अगर चाइल्ड को कोई नशे या फिर सिगरेट की लत है तो उससे डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी उसको भेजा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि चाइल्ड को क्या नहीं किया जा सकता, मतलब चाइल्ड के ऊपर कौन सी पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती, कौन सी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट इमेज मेरे को ये लगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को समझा दिया गया है।
इसमें बता दिया गया है नो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ। किसी भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये बता दिया गया है कि कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, मतलब पहला तो डेथ सेंटेंस नहीं देना है, दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं देना है। मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं देना है जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं है। मतलब वो लाइफ इम्प्रिजमेंट ऐसी लाइफ इम्प्रिजमेंट है फॉर रिमाइंडर ऑफ वंस लाइफ, जैसे कि आईपीसी में बताई गई है रिमाइंडर फॉर नेचुरल लाइफ के लिए, वैसे ही अगर वैसी वाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को नहीं देना है। तो डेथ और एलाई जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं है, ये दोनों पनिशमेंट्स नहीं दी जा सकती। व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मे बी ट्राइड एज एन एडल्ट, कब किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा? तो यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एडल्ट ओनली कब ट्रीट किया जाएगा? जब या तो वो पहला उसमें जो कंडीशन है कि कब किसी चाइल्ड को एज ए कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को एडल्ट ट्रीट करने के लिए पहली कंडीशन है वो 16 साल के ऊपर का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बता दिया गया है कि उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया हो। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई 16 साल से कम है तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। हीनियस ऑफेंस क्या होता है? हीनियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिसमें आईपीसी या फिर किसी अदर लॉ में मिनिमम पनिशमेंट एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ की पनिशमेंट दी गई हो, तो वो केसेस में वो कहलाएंगे हीनियस ऑफेंस। और हीनियस ऑफेंस के एग्जांपल्स हैं मर्डर, रेप। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ये डायग्रामेटिक और इमेजिनरी बनाया गया है। इससे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि सम एग्जांपल्स ऑफ हीनियस ऑफेंस आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मर्डर, रेप। तो अगर कोई 16 साल से ऊपर का व्यक्ति हीनियस ऑफेंस करता है तो उसको ट्राई किया जाएगा एज एन एडल्ट। तो ये था हमारा कब किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से हमको और ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। इसमें बताया गया है एक मंजीत नाम का लड़का है जो कि 15 साल का है। वो वीडियो गेम्स खेलता रहता था दिन भर इंटरनेट पे, और उसकी मम्मी उसको चिल्लाती थी कि वो व्यक्ति टाइम वेस्ट कर रहा है और वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और उसी से गुस्सा होके मंजीत क्या करता है, अपनी मम्मी को क्रिकेट बैट उठा के मारता है हेड पे, और उस इंजरी से उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे मंजीत ने कौन सा ऑफेंस किया है? हीनियस ऑफेंस, क्योंकि मर्डर का जो पनिशमेंट है वो हीनियस ऑफेंस के क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। तो हीनियस ऑफेंस जब मंजीत ने किया तो मंजीत यहाँ पे कितने साल का था? 16 साल से कम का था। तो पहला क्राइटेरिया उसने मैच ही नहीं किया। मतलब कब किसी व्यक्ति को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा तो उसका पहला क्राइटेरिया है कि वो 16 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो मंजीत जो है वो 16 साल से कम था क्योंकि वो 15 साल का था। दूसरा जो क्राइटेरिया था कि उसने हीनियस ऑफेंस तो किया है, लेकिन क्योंकि पहला क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था तो इसको हम कभी भी एज एन एडल्ट ट्राई नहीं कर सकते और उसको बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा एज एनी अदर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के जैसे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में एक अर्जुन नाम का लड़का है जो कि 17 साल का है। अब ये पहला क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है इसमें कि वो 16 साल के ऊपर का है। इसमें बता दिया गया कि उसकी जो टीचर है, अर्जुन की जो टीचर थी, उसको चीटिंग के नाम से एग्जामिनेशन से निकाल दी थी। तभी उससे गुस्सा होके अर्जुन ने उनको शूट कर दिया। किसको? अपनी टीचर को, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन से निकाला गया था। तो यहाँ पे अर्जुन, क्योंकि वो 16 साल के क्राइटेरिया को मैच कर रहा है और उसने क्या कमिट किया? हीनियस ऑफेंस। तो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे करेक्टली मैच हो रहे हैं, हीनियस ऑफेंस भी और 16 साल के ऊपर भी। तो इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है अर्जुन को।
अब आगे बताया है कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति को एडल्ट के जैसे ट्राई किया जाना है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ अ चाइल्ड अबव 16 ईयर इज एक्यूज ऑफ कमिटिंग अ हीनियस ऑफेंस। अगर किसी भी चाइल्ड को हीनियस ऑफेंस के लिए ट्राई करना है और क्योंकि वो 16 साल से ऊपर का है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस ट्राई कमिट किया है तो उसको एज एन एडल्ट ट्राई करना है, तब यहाँ पे जो बोर्ड होगा वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा। जब भी ऐसा कोई उसको दिखता है जो 16 साल से ऊपर है और हीनियस ऑफेंस है, तब इस क्राइटेरिया को मैच होते ही बोर्ड जो है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा एज टू मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस और अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाना है बोर्ड के द्वारा कि क्या वो ऑफेंस किया गया है और क्या उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस ऑफेंस का नेचर को समझ सकता है। और ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ये ट्रायल नहीं होगा। इट इज़ ओनली अ प्रोसेस टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कुड इंडीड हैव कमिटेड सच एन ऑफेंस एंड अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कमिटिंग सच ऑफेंस। ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करने के लिए होता है कि भाई क्या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ऐसा ऑफेंस कर सकता है या उसके ऑफेंस के नेचर्स को समझने की कैपेसिटी रखता है। और ये जो असेसमेंट है, ये जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, ये कंप्लीट किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। और बोर्ड इस प्रीलिमिनरी असेसमेंट की लिमिट को बढ़ाना चाहता है, मतलब उसको और टाइम चाहिए, तो उसको रिटर्न में परमिशन लेना होगा CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। इसके बाद ये बताया गया है कि अगर प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो जाता है और बोर्ड को ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, मतलब यहाँ पे बोर्ड समझ रहा है कि ये जो चाइल्ड है इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए, तब बोर्ड जो है उसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ? चिल्ड्रंस कोर्ट में। चिल्ड्रन कोर्ट क्या होगा? तो चिल्ड्रन कोर्ट जो है ये ऐसा कोर्ट है जिसको सेटअप किया गया है अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत जो चिल्ड्रन कोड बनाए गए हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फिर कोई स्पेशल कोड बनाया गया है जो कि पॉस्को के अंदर डील किया गया है। और अगर ऐसा कोई भी कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं है तब कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया जाएगा और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो एज अ चिल्ड्रन कोर्ट काम करेगा। अब हम इसको इमेज से समझते हैं। यहाँ पे ऑफेंस हुआ, चाइल्ड को लेकर आया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी और बोर्ड को लगा कि ये जो केस है ये एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, तो उसने उस चाइल्ड को भेज दिया चिल्ड्रंस कोर्ट में। अब आते हैं इसके आगे कि चिल्ड्रन कोर्ट का काम क्या है। अब जब कोर्ट के सामने, चिल्ड्रन कोर्ट के सामने जब चाइल्ड जाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन आएंगे चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड आइदर, अब चिल्ड्रन कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ट्राई किया जाना चाहिए या नॉट टू बी ट्राई एज एडल्ट। तो ये जो इमेज है ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो चिल्ड्रन कोर्ट्स के पार्ट भी है कि चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर चाइल्ड को, यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं कि जब चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जा रहा है, जब चाइल्ड इक्वल्स टू एडल्ट, चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा, तब यहाँ पे जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसको स्पेशल नीड्स ऑफ चाइल्ड को देखना होगा, टीनेट्स ऑफ फेयर ट्रायल देखने होंगे और मेंटेन करना होगा चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को कोर्ट के अंदर। और अगर वंस द ट्रायल इज ओवर, इफ द चाइल्ड इज फाउंड टू कमिट द ऑफेंस, तब क्या करेगा कोर्ट? यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है कि जब भी चिल्ड्रंस कोर्ट जो होगा वो डिसाइड करता है कि इसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाना है, तो उसके लिए पहले ये 3 कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी होंगी। ये 3 कंडीशन फुलफ़िल करने के बाद अगर लग रहा है कि चाइल्ड ने वो ऑफेंस किया है, तब कोर्ट क्या करेगा? तो इसमें ही बता दिया गया है, एंश्योर द चाइल्ड टू सेंड अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ only after the child turns 21 that the adult, now an adult, can be transferred to
जेल। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर चिल्ड्रन कोर्ट को लगता है कि उसने चाइल्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, तब वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देगा उसको, और जैसे ही वो बच्चा 21 साल का हो जाएगा तब उस बच्चे को कहाँ भेज दिया जाएगा? जेल। इसके बाद ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो जब भी यहाँ पे रिफॉर्मेटिव सर्विसेज को भी उपलब्ध करवाएगा, मतलब जो बच्चा जिसने ऑफेंस किया है उसको सुधारने का काम भी करेगा ये कोर्ट, मतलब उसके रिलेटेड भी कोई चीज़ें स्टेप्स उठानी पड़ेंगी कोर्ट को, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना होगा, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट, ये सब उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी पे प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे उसको 21 साल तक रखा जा रहा है। उसके बाद ये बता दिया गया है एंश्योर दैट देयर इज़ अ पीरियोडिक फॉलोअप, एक फॉलोअप रिपोर्ट बनाई जाएगी हर साल, किसके द्वारा? प्रोबेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर के द्वारा, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड विल नॉट बी इल ट्रीटेड इन एनी वे। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि हर साल एक रिपोर्ट बनाई जाएगी प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा कि उस चाइल्ड का परफॉर्मेंस कैसा है और क्या वो सही से वर्क कर रहा है नहीं, और अपने आप को सुधार रहा है कि नहीं, उसकी रिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखने का काम प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। इसके बाद ये बता दिया गया है कि जैसे ही चिल्ड्रन कोर्ट में, यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट ने उसको पनिश किया, पनिशमेंट के बाद जो चाइल्ड है वो 21 साल का हो जाता है, तब चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इस चाइल्ड को अब छोड़ देना चाहिए या उसको इन जेल में वापस रखना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। आरिफ इज़ अ 16 ईयर ओल्ड, मतलब आरिफ एक 16 साल का लड़का था जिसने, जो कि एक्यूज़ है किस चीज़ का? रेप का एक्यूज़ है। उसने एक लड़की का, शीला नाम की लड़की जो कि उस 9 साल की थी, उसका रेप किया था। तब यहाँ पे बोर्ड ने ये माना था कि उसको एज अ एडल्ट की जैसा ट्राई किया जाना चाहिए, और क्योंकि उसने वो 16 साल के ऊपर का था और उसने एक हीनियस ऑफेंस किया था, इसीलिए उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया गया। अब क्योंकि आरिफ ने इतना हीनियस ऑफेंस किया था तो आरिफ को चिल्ड्रन कोर्ट ने होल्ड दैट आरिफ हैज़ कमिटेड दिस क्राइम्स, चिल्ड्रन कोर्ट ने भी माना कि आरिफ ने ये अपराध किए हैं और आरिफ कैन नॉट बी सेंटेंस टू डेथ, क्योंकि कभी भी चिल्ड्रंस में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बता दिया गया है कि डेथ और एलआई जो कि रेस्ट ऑफ लाइफ वाली पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो इसको ये तो दे नहीं सकते थे। तो जैसे ही वो व्यक्ति 21 साल का हो जाएगा, मतलब आरिफ जब भी 21 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पे बता दिया कि जो कोर्ट है उसने ये डायरेक्ट किया कि ही शुड स्पेंड अ टर्म ऑफ 20 ईयर्स, आरिफ विल फर्स्ट बी सेंट टू प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो 21 साल तक के तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा और 21 साल के बाद वो जाएगा जेल, और जेल में उसको कितना समय बिताना होगा? तो उसको 20 साल तक जेल में ही रहना होगा। ये कोर्ट ने डायरेक्ट किया। तो ये बताया गया है इस प्रोविज़न में। अब हम जानते हैं कि चाइल्ड बी रिलीज्ड, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि अगर 18 साल के बाद रिफॉर्मेटिव में ऐसा लग रहा है और प्रोबेशन ऑफिसर ये रिपोर्ट दे रहा है कि वो रिफॉर्म हो चुका है, तब वहाँ पे चाइल्ड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। चिल्ड्रंस कोर्ट कैन इम्पोज कंडीशन फॉर रिलीज, और जो चिल्ड्रन कोर्ट है वो इम्पोज कर सकता है कंडीशंस को कि कौन कौन सी कंडीशन उसको माननी होंगी, और अगर चाइल्ड को रिलीज नहीं किया जा रहा है तो उसको जेल में भेजा जाएगा फॉर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब टर्म टू स्टे। ये एग्जाम्पल जब अभी हम पढ़ रहे थे कि जो आरिफ था व्हेन ही इज़ 21, और चिल्ड्रन कोर्ट ने असेस किया कि जो आरिफ के प्रोग्रेस है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट जैसे कि सोशल वर्कर और प्रोबेशन ऑफिसर्स, ये सब की जो एक्सपर्ट्स की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, उससे अगर पता चलता है कि जो आरिफ है, द चिल्ड्रंस कोर्ट कैन सेट आरिफ फ्री इफ़ ही इज़ फाउंड टू बी रिफॉर्म्ड, उसको लगता है चिल्ड्रंस कोर्ट को कि वो रिफॉर्म हो गया है, द कोर्ट कैन ऑल्सो इम्पोज कंडीशन सच एज अपॉइंटिंग अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी टू ओवरसी द आरिफ द रिमेनिंग 15 ईयर्स। मतलब जो कोर्ट है
वो आरिफ के पीछे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी को भेज सकता है जो कि बचे हुए 15 साल के लिए, अगर उसको लगता है कि वो रिफॉर्म हो गया है तो बचे हुए 15 साल को वो अच्छे से निभा सकता है, तो उसके लिए वो उसको छोड़ देगा और एक पीछे मॉनिटरिंग अथॉरिटी बैठा देगा कि वो उसकी निगरानी करते रहे। अगर आरिफ रिफॉर्म नहीं होता है, इफ़ ही हैज़ नॉट रिफॉर्म, तब आरिफ को जो रिमेनिंग 15 साल हैं वो कहाँ बिताने होंगे? जेल में। तो ये है प्रोविज़न अगर चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता है तब। अब देखते हैं कि चाइल्ड को जब एडल्ट के जैसे चिल्ड्रन को ट्रीट नहीं करेगा, मतलब जो चाइल्ड है उसको एडल्ट के जैसे नहीं मान रहा है। If the children's court decides that the child should not be treated as an adult, it can conduct an inquiry and pass orders in the same way that the board would have it in any other case. यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जो अगर चाइल्ड को एडल्ट के जैसे ट्राई नहीं किया गया तो जो चिल्ड्रंस कोर्ट होगा वो एज अ बोर्ड वर्क करेगा, और जो चाइल्ड के लिए जो बोर्ड के पास पावर हैं वो काम चिल्ड्रंस कोर्ट भी कर सकता है। अब इसमें बताया गया है कि क्या क्या काम है, जैसे कि एज इन द केस ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, एवरी फाइनल ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रंस कोर्ट मस्ट इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान और रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूडिंग फॉलो अप। तो ये सारे काम कोर्ट भी करवा सकता है, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भी ये पावर दी गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी, मतलब अगर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि वो जुवेनाइल है तो कैसे होगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई चाइल्ड है जो कि एलेज कर रहा है कि उसने एक ऑफेंस किया है और उस चाइल्ड को ट्राई किया जा रहा है अंडर जेजे एक्ट बाय बोर्ड या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, आइडियली अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज ब्रॉट बिफोर इमीडिएटली बिफोर अ बोर्ड, बट इट मे सो हैपन दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ बोर्ड। यहाँ पे बताया गया है रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी में कि अगर गलती से जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसको कोई ऑफेंस के लिए जेजे एक्ट के अंतर्गत ना ले जाके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया गया, क्योंकि या तो इग्नोरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस लॉ हो गई है या तो अनसर्टेन हो गया है उस एक्यूज की एज को डिटरमाइन करने में, तब इस गलती की वजह से अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया जाता है, इफ़ इट इज़ फॉर द रीज़न नो मैटर वाई द पर्सन इज़ ब्रॉट, तो उसको वापस से कोर्ट ऑफ लॉ से वापस से छोड़ के उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भेजा जाएगा और उसका ये राइट है कि वो अपनी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे रेजिंग क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी में यही समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से 18 साल का नहीं भी और वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दिया जाता है तो वो अपनी वहाँ पे भी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बताया गया है कि एक अंगार नाम का एक लड़का रहता है जो कि 17 साल का रहता है, उसको पिकअप कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ रियोटिंग। रियोटिंग के नाम पे उसको जब गिरफ्तार किया गया और जब वो 19 साल का हो गया, सॉरी पुलिस ने उस अंगार को 19 साल का दिखाते हुए उसको अरेस्ट किया था। यहाँ पे जो अंगार है वो 17 साल का, लेकिन उसको जो पुलिस है उसने अंगार की एज 19 साल बताई, और यहाँ पे अंगार को पता नहीं था कि जेजे एक्ट भी कोई एक्ट होता है जिसमें वो अपनी जुवेनाइलिटी को क्लेम कर सकता है, और वो माइनर है, वो ऐसा बताता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब कोर्ट गिल्टी पाता है और उसको 2 साल की सज़ा सुनाता है, उसके बाद जब अंगार को जेल होती है तो जेल में जाके जब अंगार को पता चलता है कि उसके पास तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी पावर है, और वो अपने लीगल एड लॉयर के साथ मिलके ये फाइल करता है कि वो एक जुवेनाइल था जब उसने वो ऑफेंस किया था, तब अंगार जो है वो अप्रोच करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और वहाँ पे उसको फिर से ट्राई किया जाएगा। He was juvenile at the time of commission of offence, then his present conviction will be set aside, उसकी present conviction को set aside करके, and he will be tried again under Juvenile Justice Act। तो ये होती है claiming of juvenility। इसके बाद बताया गया है where child is found to be an adult, मतलब अगर कोई इंक्वायरी में जो कि बोर्ड या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा की गई और उसमें जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो सामने आया है, जो ऑफेंस के सामने उसको एज एन एक्यूज पेश किया गया है, वो 18 साल के ऊपर का पाया जाता है, तब
उस पर्सन को एज अ चाइल्ड ना मान के उसको वापस से ट्राई किया जाएगा बाय यूजुअल कोर्ट सिस्टम। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दो टाइप के चिल्ड्रंस को समझाया गया है, पहला चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और दूसरा चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में ये बताया गया है कि कौन से चाइल्ड नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मीन्स अ चाइल्ड हु इज होमलेस, destitute or founded begging और living on a street। यहाँ पे तो सिंपल है कि वो होमलेस है, मतलब घर से निकाल दिया गया है, भीख मांग रहा है या स्ट्रीट्स पे रह रहा है, या वर्किंग इन वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज के अंतर्गत, मतलब वो ऐसे जगह काम कर रहा है जहाँ पे चाइल्ड लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद ये बताया गया कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है जो उसको हर्ट कर रहा है, एब्यूज़ कर रहा है, निगलेक्ट कर दिया गया है चाइल्ड को, या फिर थ्रेटन किया जा रहा है, एब्यूज़ और निगलेक्ट द चाइल्ड एंड इज़ लाइकली टू डू सो। और ये भी बताया जा रहा है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ है कि जो उसको किल्ड कर सकता है, एब्यूज़ कर रहा है सम अदर चाइल्ड को ऐसा करने के लिए, एंड इज़ लाइकली टू डू डेस हिम विद दिस चाइल्ड एज वेल। यहाँ पे बताया गया है कि अगर जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोगों को एब्यूज़, मतलब जो बच्चों को भीख मंगवाने के लिए उनके हाथ पैर उंगलियां कुछ कुछ ऐसी जगहों को काट दिया जाता है जिससे वो भीख मांग सकें। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें कवर किया गया कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है तब भी, या फिर इसमें ये भी बताया गया है कि विथ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ वो सफ़र कर रहा है, या फिर कोई टर्मिनल डिसीज़ है तो उससे सफ़र कर रहा है, और पेरेंट और गार्जियन जो है वो उसके अनफिट हैं या इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट केयर एंड प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड। अगर उसके माता पिता या फिर गार्जियन इतने कैपेबल नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद ये बताया गया है कि विदाउट पेरेंट है, मतलब उस चाइल्ड के कोई पेरेंट्स नहीं है, या उसको अबेंडन कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया है, या फिर वो मिसिंग हो गया या रन अवे कर दिया है घर से, मतलब भाग गया है घर से। ये कुछ इमेजेस दी हुई हैं जिसमें बताया गया कि चाइल्ड को टर्मिनल इलनेस है, इसमें बताया गया कि चाइल्ड को अबेंडन कर दिया गया है, यहाँ पे वो भाग गया और मिसिंग हो गया है घर से, तो उसकी फ़ोटो लगाई गई है। तो ये जो इमेजेस हैं ये कहीं ना कहीं चाइल्ड के बारे में दर्शा रही हैं कि इनको एक नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब इसमें बताया गया कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत और कौन कौन आता है। तो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉइटेड और एनी कमर्शियल पर्पस, मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस के अंतर्गत का, विक्टिम ऑफ एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट, या फिर नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसको विक्टिमाइज्ड है वो, या फिर चाइल्ड मैरिज की वजह से वो विक्टिम है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें भी कुछ चीज़ों को बताया गया है, जैसे कि इमेज से कि ये व्यक्ति है जो कि सिविल अनरेस्ट की वजह से या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अकेला पड़ गया है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो गया, ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो गया, या फिर वो चाइल्ड मैरिज का शिकार हो गया। तो ऐसे चाइल्ड्स को चाइल्ड इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत कवर किया गया। और इनको कवर करने का क्या मोटिव था वो अब हम आगे जानते हैं। अब ये जो चाइल्ड है इनको डील कैसे किया जाएगा। डीलिंग विथ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का गठन किया गया। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ को कौन डील करेगा, तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। और वहीं जब बात आई कि जो नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन की बात आएगी तो कौन डील करेगा, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डील करेगी। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम क्या है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में होता कौन कौन है, तो यहाँ पे बताया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ज़रूर होगी और उनका काम होगा कि वो डील करेंगी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे और एटलीस्ट एक मेंबर तो वुमेन होगी ही होगी। एंड अदर मेंबर शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ
ऑन चिल्ड्रंस मैटर, और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, वो सारे के सारा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के लिए कहीं ना कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं, तभी उनको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई चाइल्ड को इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कैन बी ब्रॉट बिफोर द कमिटी, कभी भी चाइल्ड को इस कमिटी के सामने कौन लाएगा, मतलब वेलफेयर कमेटी के सामने उसको कौन लेकर आ सकता है। तो पहली बात आ दिया कि कोई पुलिस ऑफिसर भी ला सकता है, ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी ला सकता है, कोई इंस्पेक्टर भी ला सकता है अपॉइंटेड अंडर लेबर लॉ, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट भी ला सकता है, या फिर चाइल्ड लाइन सर्विसेज भी है, एनजीओज भी ला सकते हैं, या फिर वो वॉलंटरी एजेंसी के थ्रू भी आ सकता है रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर प्रोबेशन ऑफिसर भी ला सकता है, या फिर सोशल वर्कर भी ला सकता है उसको, या पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी ला सकता है, चाइल्ड डायरेक्टली खुद भी आ सकता है, कोई नर्स, डॉक्टर, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या फिर मैटरनिटी होम, ये भी चाइल्ड को इस कमेटी के सामने, वेलफेयर कमेटी के सामने ला सकते हैं। तो एक इमेज से इसको भी समझाया गया कि कौन कौन चाइल्ड को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने ला सकता है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो बनाई गई, चाइल्ड लाइन सर्विसेज की फ़ोटो बनाई गई, नर्स की फ़ोटो बनाई गई, सोशल वर्कर की बनाई गई, और चाइल्ड डायरेक्टली खुद भी आ सकता है, इसलिए एक चाइल्ड की फ़ोटो भी ड्रॉ की गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि चाइल्ड कैन ऑल्सो बी सरेंडर्ड बाय इट्स पेरेंट्स और गार्जियन, मतलब जो चाइल्ड है उसको खुद उसके पेरेंट्स और गार्जियन सरेंडर कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब भी जो चाइल्ड होता है जिसको सरेंडर किया जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स या फिर गार्जियन अगर सरेंडर करने आए हैं कोई फिजिकल, इमोशनल या फिर सोशल फैक्टर की वजह से जो कि उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, तब वो एक कमेटी को अपना चाइल्ड सौंपने आए हैं। अब जो कमेटी है वो एक इंक्वायरी होल्ड करेगी और काउंसलिंग करेगी कि क्या ये करना, चाइल्ड को वेलफेयर कमेटी को सौंपना, क्या इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। इसको करने के बाद पेरेंट्स और गार्जियन को जो सरेंडर किए हैं उनके पास 2 महीना का टाइम दिया जाएगा कि आप रिकंसिडर करें अपने डिसीजन को, और अगर चाइल्ड जो है वो 6 साल से कम का है जिसको सरेंडर किया गया है, तो उसको स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में दे दिया जाएगा, और अगर वो 6 साल से ज़्यादा का है तो उसको चिल्ड्रंस होम में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये है चाइल्ड को सरेंडर करने का तरीका। अब आते हैं इसके बाद, व्हेन अ चाइल्ड इज़ ब्रॉट बिफोर इट द कमिटी कैन, जब भी चाइल्ड को लाया जाएगा तो कमिटी क्या करेगी, सेंड द चाइल्ड टू चिल्ड्रंस होम और सम अदर फिट प्लेस और पर्सन। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि ऑर्डर फॉर सोशल इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाय अ सोशल वर्कर, दिस सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी रेडी विद इन 15 डेज। मतलब पहली बात तो उसको चिल्ड्रन होम में भेजेंगे चाइल्ड को, और उसके बाद एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ये सोशल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वेलफेयर ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के द्वारा। उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर पेश कर दी जाएगी, और जो भी एंटायर प्रोसेस होगा कमेटी का उसको कंप्लीट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब एक इमेज से हम समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि कैसे कोई प्रोसेस फॉर डीलिंग चाइल्ड इन केयर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को कैसे डील किया जाता है। जैसे कि एक सोशल वर्कर जिसने एक चाइल्ड को लेकर आया किसके सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इंश्योर किया केयर और प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन को। उसके बाद उसने क्या किया, एक सोशल वर्कर जो कि सोशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा, तो वो रिपोर्ट बनवाता है कि भाई क्या ऐसा करना ठीक है, क्या ऐसा करना बेस्ट होगा चाइल्ड के लिए। तो ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो रिफ़र करी इस सोशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सोशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस चाइल्ड को प्लेस करेगी चिल्ड्रंस होम में, या फिर उसको प्लेस करेगी, रिस्टोर करेगी चाइल्ड को अब उसके पेरेंट्स के साथ में, या फिर डिक्लेयरिंग करेगी कि वो चाइल्ड को अब एडॉप्शन में दिया जा सकता है। तो ये तीनों काम किया जाएगा इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। अब आते हैं जो कमेटी है वो
आफ्टर द इंक्वायरी इज़ कंप्लीट, जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो जो कमेटी है वो कंसिडर करेगी जो चाइल्ड चाहता है, उसके बाद ऑर्डर पास करेगी। क्या ऑर्डर पास कर सकती कमेटी कि वो चाइल्ड को नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन में ज़रूरत है तो उसको रखेगी, और रिस्टोर कर सकती है चाइल्ड को उसके पेरेंट्स और गार्जियन या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, प्लेस कर सकती है चाइल्ड को चिल्ड्रन होम में या फिर कोई स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में। और क्या क्या कर सकती है ये कमेटी, तो इसमें बता दिया गया है कि प्लेस कर सकती है चाइल्ड को विथ अ फिट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टर्म और अ टेम्प्ररी केयर, रिहेबिलिटेशन के लिए उसको जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको किसी ऐसे पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है चिल्ड्रंस होम में या फिर कोई अदर फिट प्लेस अगर सही लगता है तो। और अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकती है कि किसी पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन या फैसिलिटीज़ को कि चाइल्ड को प्लेस किया जाना चाहिए ओवरऑल केयर, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड को लेके। इसके बाद बताया गया है कि वो डिक्लेयर करेगी द चाइल्ड इज़ लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। जैसे ही चाइल्ड को अगर उसका सोशल रिपोर्ट आ जाती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद ये जो कमेटी ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये अब चाइल्ड लीगली फ्री है कि उसको अब अडॉप्शन में दिया जा सकता है। उसके बाद बता दिया गया कि उसको फॉस्टर केयर में भी भेज सकते हैं, मतलब चाइल्ड को किसी फैमिली के साथ रखना कुछ समय के लिए अल्टरनेटिव होम एनवायरनमेंट के जैसे टू द चाइल्ड। और ये जो फॉस्टर होम होता है ये एक टेम्परेरी नेचर का होता है और जो एडॉप्शन होता है वो परमानेंट होता है। तो फॉस्टर होम में कुछ समय के लिए अगर रख रहे हैं तो ये काम भी किया जा सकता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। इसके बाद जो अदर ड्यूटीज़ हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको जब हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। अब हम सीधे चलते हैं कि चाइल्ड के लिए जो ऑफेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन पनिशेबल अंडर जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस पनिशेबल हैं चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे बता दिया गया कि कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर अदर फॉर्म ऑफ मीडिया डिस्क्लोज नहीं करेगी कोई नाम, एड्रेस, स्कूल या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील किया गया है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है या फिर जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में है या फिर जो चाइल्ड विक्टिम है या विटनेस ऑफ अ क्राइम है। मतलब कोई भी चाइल्ड की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाना चाहिए। और अगर बोर्ड को ऐसा लगता है या कमेटी को ऐसा लगता है कि ये करना ठीक है तो वो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस को रिकॉर्डिंग राइटिंग में, इफ़ सच डिस्क्लोजर इज़ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और कोई भी इसको वायलेट करता है तो उसके लिए सज़ा बताई गई है अप टू 6 मंथ और मे एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज़ ऑफ फाइन और बोथ, मतलब 6 महीने की सज़ा, 6 महीने तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। इसके बाद बताया गया है नो वन हैविंग चार्ज ओवर अ चाइल्ड शुड असॉल्ट, अबैंडन, एब्यूज़ अ चाइल्ड। मतलब जिसके पास भी चार्ज है चाइल्ड का तो वो उसको मेंटली या फिजिकली तंग नहीं करेगा, असॉल्ट नहीं करेगा, अबैंडन नहीं करेगा, एब्यूज़ नहीं करेगा उस चाइल्ड को। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये ऑफेंस किसके द्वारा किया जा रहा है, जो कि पर्सन एम्प्लॉयड है बाय और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विथ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। मतलब उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए रखा गया है, तब अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए बताया गया उसकी जो सज़ा होगी वो है अप टू 5 ईयर्स और फाइन अप टू 5 लाख रुपीज़। और अगर कोई क्रुएलिटी करता है जिससे चाइल्ड को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस या मेंटल इनेबिलिटी आ जाती है और वो चाइल्ड की लाइफ को हेल्थ और रिस्क में डालता है, तो उस व्यक्ति को भी मिनिमम 3 साल की सज़ा जो कि 10 साल तक की हो सकती है और फाइन अप टू 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये है इसमें चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होंगे उनसे प्रोटेक्शन। अगला ऑफेंस ये बताया गया जो चाइल्ड को यूज़ करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ बैगिंग, तो उसको भी 5 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वो चाइल्ड को फॉर द पर्पज़ ऑफ बैगिंग एम्प्यूटेट्स करता है या मेम्स करता है, मतलब उसके हाथ पाँव या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पोर्शंस को काट देता है कि उसको बैग ज़्यादा मिले, तब
उसको जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी वो होगी एटलीस्ट 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी मिनिमम, और जो कि 10 साल तक की हो सकती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना। और अगर कोई चाइल्ड को कोई इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, नारकोटिक ड्रग या टोबैको प्रोडक्ट या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देता है तो उसको भी 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी, और जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसके बाद बताया गया कि कोई अगर चाइल्ड को यूज़ करता है सेलिंग करने के लिए, सप्लाई करने के लिए कोई इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर, नारकोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, तो उस व्यक्ति को भी 7 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कुछ इमेजेस हैं जहाँ पे चाइल्ड को एज अ नारकोटिक ड्रग या फिर लिकर को सेल करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी चाइल्ड को रिक्रूट किया जा रहा है मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा, जो कि एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा कुरचित या फिर कुकृत है जो कि इस एक्ट में माफ़ नहीं किया जा सकता। अब इसमें और ऑफेंसेस में ये बताया गया है कि अगर कोई एडॉप्शन या फिर अबंडन या फिर सरेंडर करता है किसी चाइल्ड को एडॉप्शन लॉ के कॉन्ट्ररी जाके, मतलब एडॉप्शन लॉ के थ्रू करते तो कोई दिक्कत नहीं, उसके कॉन्ट्रवीन करते हुए अगर कोई आप एक्ट करते हो तो उसके लिए 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि एनी रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी कमिटिंग दिस ऑफेंस विल लूज इट्स रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। जो कोई भी एजेंसी ऐसा करती है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल तक के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। उसके बाद ये बताया गया कि सेलिंग और बाइंग अ चाइल्ड फॉर एनी पर्पस, इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति चाइल्ड को सेल या बाय करता है तो उसको 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर वो व्यक्ति एक्चुअल चार्ज रखता है चाइल्ड का, लाइक पेरेंट है, गार्जियन है, एम्प्लॉयज़ ऑफ हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है या मैटरनिटी होम है, और ऐसा होते हुए अगर वो सेल या बाय करता है चाइल्ड को, तो उसको 3 साल से मिनिमम सज़ा और मैक्सिमम सज़ा 7 साल तक की हो सकती है। और अगर कोई पर्सन को एम्प्लॉय करता है इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट अ चाइल्ड टू फिजिकल पनिशमेंट, यहाँ पे अगर चाइल्ड को फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है तो उस व्यक्ति को फाइन दिया जाएगा 10,000 रुपये तक का, और अगर ऑफेंस रिपीट किया जाता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है। इसके बाद चलते हैं हम आगे कि रिक्रूटिंग अ चाइल्ड बाय अ मिलिटेंट ग्रुप, जैसा कि हमने ऊपर इमेज में भी देखा, तो अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा इसको किसी चाइल्ड को यूज़ किया जाता है या रिक्रूट किया जाता है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर किसी चाइल्ड को इलीगल एक्टिविटीज़ में किसी एडल्ट या एडल्ट ग्रुप के द्वारा यूज़ किया जाता है तो उसके लिए भी 7 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और कोई भी ऑफेंस कमिटिंग एनी ऑफ द अबव ऑफेंस ऑन अ चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी विल बी पनिश्ड विथ ट्वाइस द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी है, मतलब वो चाइल्ड डिसेबल है और उसके साथ कोई भी अबव ऑफेंस होते हैं, तो ये जो पनिशमेंट है वो ट्वाइस हो जाएंगी। तो यही बताया गया है इस पूरे एक्ट के अंतर्गत। अब हम आगे चलते हैं बेयर एक्ट्स में, और अगले वीडियोज़ में हम बेयर एक्ट्स को समझेंगे। उसके बाद बेयर एक्ट्स में जो प्रोविजंस हैं उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वो हमने इस नोट से पढ़ लिया है। अब हमको जो बेयर एक्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।